हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की क्लास में हम क्लास 9th के एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और क्लास 9th के एनसीईआरटी में आज हमारा चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 रहेगा। इससे पहले हाफ चैप्टर हम पहले वाले पार्ट में कर चुके हैं, तो आज की क्लास में हम पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, क्लास 9th की एनसीईआरटी चैप्टर का नाम है अपवाह। और अपवाह में आप इससे पहले वाली वीडियो में, जो कि आपको ज्योग्राफी एनसीईआरटी सीरीज़ प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, अगर कोई स्टूडेंट उसे पढ़ना चाहते हो तो भारत में अपवाह तंत्र, और उसके बाद हमने किया था हिमालय की नदियां, भारत में हिमालय में की तरफ से कौन कौन सी रिवर्स हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी, और इसके साथ साथ फिर इसके बाद आता था प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो आज की क्लास हमारी शुरू होने वाली है प्रायद्वीपीय नदियाँ से। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को पढ़ेंगे यहाँ पर हम। तो जो स्टूडेंट पिछली वाली वीडियो को देखना चाहता है तो वो ज्योग्राफी एनसीईआरटी सीरीज़ वाली प्लेलिस्ट में जाकर मेरे चैनल पर देख सकता है। प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की जो अधिकतर मुख्य नदियाँ हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि भाई जो महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी, ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, क्योंकि भारत ढाल भी ऐसा ही है। ये नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। जब समुद्र में ये मिलती हैं तो उस वक्त इनमें पानी की मात्रा कम होती है और गाद की मात्रा अधिक होती है और ये डेल्टा बनाती हैं। पश्चिमी घाट में पश्चिम में बहने वाली भी अनेक छोटी धाराएं हैं। इनमें से दो मेन रिवर है, नर्मदा और ताप्ती। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है नर्मदा और ताप्ती। इनसे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। एक तो इनका सबसे बड़ा क्वेश्चन यही बनता है कि ये भारत में सभी नदियों के खिलाफ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। बाकी सारी रिवर्स तो पश्चिम से पूर्व बहती है भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में। लेकिन नर्मदा और ताप्ती दो ऐसे रिवर है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, यानी इस तरीके से ये पूर्व से पश्चिम की ओर। और जवार नद मुख बनाती है, मीन्स ये एक्चुरी बनाती है। इनका जल सीधा समुद्र में गिर जाता है, किसी प्रकार के डेल्टा का ये निर्माण नहीं करती। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियाँ आकार में बहुत ही ज़्यादा छोटी हैं। इनकी अपवाह जो द्रोणियाँ हैं, यानी इनका कैचमेंट जो एरिया है वो काफ़ी छोटा है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं नर्मदा नदी को ही। नर्मदा द्रोणी भी कह देते हैं, नदी है ये। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में जो अमरकंटक की पहाड़ियां हैं उनके निकट से निकलती है नर्मदा नदी। तो आपको याद रखना है, एक तो स्टेट, कौन सा स्टेट है, मध्य प्रदेश, और पहाड़ी कौन सी है, अमरकंटक। पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में यह बहती है। समुद्र तक पहुँचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय सतलों का भी निर्माण करती है। जबलपुर के निकट जो संगमरमर की चट्टान है, वहाँ पर यह नदी गहरे गोर्ज से बहती है और त्रिव ढाल से गिरती है और एक धुआंधार प्रपात का भी निर्माण करती है। धुआंधार वाटरफॉल भी कहते हैं इंग्लिश में, से हिंदी में जलप्रपात। ये वाटरफॉल से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, धुआंधार प्रपात किस नदी पर है, तो आपको पता होना चाहिए ये नर्मदा नदी पर है। नर्मदा की जो भी सहायक नदियां हैं जो नर्मदा में गिरती हैं वो बहुत छोटी हैं। इनमें से अधिकतर तो समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में फैली हुई है। तो जो नर्मदा नदी का जो पानी है मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में फैला हुआ है। क्या आप जानते हैं नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य सरकार द्वारा, मध्य सरकार क्यों, क्योंकि मध्य प्रदेश से ही तो निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से, तो मध्य सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नामक एक योजना आरंभ की गई है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे नमामि देवी नर्मदे, नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए किस राज्य सरकार ने इसे शुरू किया है, तो आपका आंसर रहेगा मध्य प्रदेश। ये वेबसाइट दे रखी है, अगर आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप वेबसाइट पे भी जा सकते हो। नेक्स्ट आती है ताप्ती द्रोणी। ये भी बिल्कुल नर्मदा के दक्षिण में बहती है, नर्मदा के समानांतर। इसका उद्गम भी मध्य प्रदेश में ही है। बैतूल जिले में सतपुड़ा पर्वतमाला की श्रृंखलाओं से बहती है ताप्ती। नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी से, हाँ ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी रिवर्स है जो भ्रंश घाटी से बहती है। ब्लॉक माउंटेन के बीच बहती है। ये एक तरफ आता है विंध्याचल और एक तरफ आता है सतपुड़ा और एक तरफ अजंता। तो विंध्याचल और सतपुड़ा ये दोनों कैसे पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन है, भ्रंशोत्थत पर्वत है। इन दोनों के बीच में बहती है कौन सी रिवर, नर्मदा। और सतपुड़ा और अजंता के बीच में बहती है
ताप्ती। तो ये दोनों जो रिवर हैं नर्मदा और ताप्ती दोनों भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आता है, आपने अटैम्प्ट भी किया होगा। इनकी लंबाई बहुत कम है। ताप्ती की बात करें तो 765 किलोमीटर के लगभग है इसकी लंबाई। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में, यानी अगर इसके एरिया की बात करें तो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में ताप्ती नदी का पानी बहता है। अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान है जो है वो बहुत अधिक संकरण है, पतला है, इसीलिए तटीय नदियों की लंबाई भी कम है। इसीलिए ये नर्मदा और ताप्ती रिवर्स की भी जो लेंथ है वो कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, माही, भारतपुजा और पेरियार हैं। ठीक है, साबरमती, माही, भारतपुजा और पेरियार पश्चिम की ओर बहने वाली ये मुख्य रिवर्स में आती हैं। और जो ये साबरमती है ये आपने माही है, ये आपकी साबरमती, और जो माही है, माही तो गुजरात के आसपास वाले एरिया में, साबरमती राजस्थान में, गुजरात में, और भरतपुजा ये केरल की है और पेरियार भी केरल की है। नेक्स्ट आती है गोदावरी द्रोणी। गोदावरी नदी, गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी। अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो गोदावरी है। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है एग्जैक्ट। महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती हैं। तो जो नासिक ज़िला है, नासिक ज़िले में पश्चिमी घाट के ढालों से निकलती है गोदावरी रिवर। इसकी लंबाई की बात करें तो 1500 किलोमीटर के लगभग है। बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात करें तो इसका अपवाह तंत्र भाई सबसे बड़ा है और सबसे बड़ी रिवर भी है ये दक्षिण भारत की। उत्तरी भारत की कौन सी है सबसे बड़ी रिवर? गंगा। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी का 50% भाग मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां भी मिलती है जैसे पूर्णा, वरदा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा, ये सारी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो आप इससे भी याद कर सकते हैं, वेनगंगा, पेनगंगा एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं कि गंगा गंगा जिसके पीछे आएगा वो गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ट्रिक के लिए आप इस तरीके की चीज़ें यूज कर सकते हो। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियां बहुत बड़ी है। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, क्योंकि एक तो इसकी लंबाई अधिक है। उत्तरी भारत में गंगा की लंबाई अधिक है इसलिए गंगा, और दक्षिण भारत में गोदावरी की लंबाई अधिक है इसलिए दक्षिण की गंगा। और इसके साथ साथ जो गोदावरी द्रोणी है या नदी है गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, बूढ़ी गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट आता है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में महानदी द्रोणी यानी महानदी। महानदी का जो उद्गम है छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है। छत्तीसगढ़ राज्य की जो उच्च भूमि पाट से महानदी नदी निकलती है। उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। इस नदी की लेंथ की बात करें तो 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में, यानी जो महानदी बहती हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा राज्यों में बहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती हैं कृष्णा द्रोणी। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट से निकलती है कृष्णा नदी। ठीक है, तुंगभद्रा, कोयनी, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, ये मूसी और भीमा अनलिमिटेड बार एग्जाम में पूछी गई है कि भीमा किसकी सहायक नदी है, मूसी किसकी सहायक नदी है। तो आपको याद रखने हैं इनकी सहायक नदियों के नाम, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा हैं। और इसकी जो द्रोणी है यानी इसका जो एरिया है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन तीनों राज्यों में फैला हुआ है कृष्णा नदी का एरिया। नेक्स्ट आती है कावेरी नदी। कावेरी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती हैं और तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। इसकी जो लंबाई है 760 किलोमीटर है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं कावेरी नदी की अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी, ये सारी की सारी सहायक नदियां हैं। और इसकी जो द्रोणीय है यानी इसका जो एरिया है कावेरी नदी का, तो ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में स्थित है। तो आपको ना एक्चुअली ये स्टेट के नाम भी याद रखने होंगे कि कौन सी रिवर किन किन राज्यों से होकर बहती है, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं।
भारत में जो दूसरा सबसे बड़ा वाटरफॉल है वो कावेरी नदी बनाती है और उसका क्या नाम है, शिव समुद्रम। तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है और किस राज्य में है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी के ऊपर है। प्रपात द्वारा उत्पादित जो भी बिजली है वो मैसूर, बैंगलोर और कोलार सवर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। नेक्स्ट आता है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत का भाई सबसे बड़ा वाटरफॉल है जोग जलप्रपात। जोग भी कह देते हैं, गैर सोप्पा भी इसे कहती हैं, जोग या गैर सोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखोगे। इन सभी बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी छोटी रिवर्स भी है जो पूर्व की ओर बहती हैं। दामोदर, ब्रह्मणी, वैतरणी और सुवर्ण रेखा नदी इनके कुछ एग्जाम्पल हैं। भारत के धरातल का आपको सबको पता है 71% जो एरिया है वो जल से ढका हुआ है और 97% जो जल है वो लवणीय है। तो भारत की बोल रही हूँ, पृथ्वी के धरातल का 71% भाग जल से कवर है और 97% भाग लवणीय है यानी खारा है। केवल 3% पानी ही हमारे पास ऐसा है जो स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है और इस 3% का भी 3/4 पानी ऐसा है जो कि बर्फ़ के रूप में है। तो अब आप खुद ही देख लो हमारे पास पानी की मात्रा कितनी कम है। ठीक है, तो ये थी भाई आपकी प्रायद्वीपीय भारत की रिवर्स, जिसमें हमने नर्मदा पढ़ी, ताप्ती और इसके अलावा हमने कृष्णा, कावेरी और इनके बारे में ये दामोदर, ब्रह्मणी, वैतरणी और ये कुछ छोटी मोटी रिवर्स हैं तो इनको कवर अप किया। नेक्स्ट आता है प्रायद्वीपीय नदियों के बाद इसमें झीलों का कुछ दिया हुआ है। तो झीलें यानी लेक्स, कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील, नाव वाले घरों और शिकारा से तो आप परिचित ही होंगे। शिकारा, आपने एक मूवी भी थी जो कश्मीर में बनी थी, शिकारा मूवी। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करती हैं इस तरीके की चीज़ें। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे, वहाँ नौकायान यानी नाव चलाई होगी या तैराकी या अन्य जो जलीय खेल होते हैं उन सब का आपने आनंद लिया होगा। कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए, अगर कश्मीर, नैनीताल और दूसरे पर्यटक स्थलों पर झीलें नहीं होती तो तब क्या वो उतना ही आकर्षित करते जितना आज करते हैं। क्या आपने कभी कोशिश की है कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का यानी लेक्स का क्या महत्व है। पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मनुष्य के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का कुछ महत्व है, यानी लेक्स इम्पोर्टेंट है हर मनुष्य के लिए। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है उसे झील कहते हैं। तो क्या होती हैं झीलें, एक गड्ढा पृथ्वी के ऊपर और इस गड्ढे में जब या वर्षा का पानी या किसी अन्य कारण से पानी आकर इकट्ठा हो जाता है तो उसे ही लेक कहते हैं, झील कहते हैं। बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैस्पियन सागर झील, तो हम झील भी लगाते हैं और सागर भी बोलते हैं। तो कैस्पियन सागर झील एक बड़ी झील है, कैस्पियन सागर झील, मृत सागर झील, अरल सागर झील। तो इस तरीके की जो बड़े आकार वाली जो लेक्स होती हैं उनको समुद्र भी कहा जाता है। भारत में आप देखते हैं बहुत सारी झीलें हैं, वो एक दूसरे को आकार और अन्य लक्षणों के कारण अलग अलग हैं। अधिकतर जो झीलें होती हैं वो स्थायी होती है यानी परमानेंट होती है, यानी उनमें सारा साल पानी भरा रहता है। और कुछ झीलें ऐसी होती हैं जो जिनमें केवल आपको गर्मियों में या वर्षा ऋतु में ही पानी दिखता है, उसके बाद वो सूखने लग जाती हैं। तो अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें कहते हैं, जिनमें आपका वर्षा में ऋतु में ही पानी होगा, बाकी टाइम पर वो सूख जाएंगी। तो वहाँ कुछ ऐसी झीलें भी हैं जिनका निर्माण हिमानियों और बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों और मानव क्रियाकलापों के कारण हुआ है। एक विसर्प नदी यानी ऐसे घुमावदार वाली, मैंने आपको विसर्प बताया भी था, यानी मियांडर्स क्या होते हैं। जब एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों से कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है, यानी किस तरीके की झील का निर्माण करेगी, एक गाय के खुर जैसी, इस तरीके की झील का निर्माण होता है। ठीक है, गाय के खुर जैसी झील का, तो उसे गोखुर झील कहते हैं। स्पिट और बार ये रोधिका होती हैं जो कि समुद्र के किनारे पर बनती है मलबे के जमा होने से। तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे चिल्का झील भी एक तरीके का लैगून है, यानी एक खारे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी, जिसमें समुद्र का खारा पानी इसमें आकर जमा हो जाता है। नेक्स्ट पुलिकट झील, कोलेरू झील, ये सारी की सारी खारे पानी की झीलें हैं। अंतर्देशीय भागों वाली जो झीलें हैं वो कभी कभी मौसमी होती हैं
उदाहरण के लिए राजस्थान की सांबर झील, जो कि एक लवण जल यानी खारे पानी वाली झील है। इसके जल का जो उपयोग किया जाता है वो नमक को बनाने के लिए किया जाता है। मीठे पानी की झीलों की बात करें तो वो अधिकतर ऐसी झीलें हिमालय में हैं और ये मुख्यतः आपके हिमानी द्वारा बनी है, यानी ग्लेशियर्स द्वारा बनी है। दूसरे शब्दों में ये तब बनी जब हिमानियों ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई या बाद में हिम पिघलने से उसमें पानी भर गया, ठीक है, या किसी क्षेत्र में शिलाओं और मिट्टी से हिमानी मार्ग बंध गई। इसके विपरीत जो जम्मू कश्मीर की जो वूलर झील है, यानी वूलर झील जम्मू कश्मीर की झील है, ये एक भूगर्भीय क्रिया से बनी है। हमारी पृथ्वी के अंदर जो हलचलें होती हैं उन हलचलों के कारण ही इस झील का निर्माण हुआ है और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो आपको याद रखना कि वूलर झील, देखो डल और वूलर ये जम्मू कश्मीर में हैं दो झीलें, पर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वूलर झील। और अगर आपसे पूछे भारत की सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तब आपका आंसर रहेगा चिल्का झील, ठीक है। तो डल झील, भीमताल झील, नैनीताल, लोकतक, बड़ा पानी, ये अन्य कुछ महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है। जब हम इस तरीके की जो झीलें होती हैं ना उनको कृत्रिम झीलें कहते हैं, जैसे गुरु गोविंद सागर झील मानव निर्मित झील के नाम से जानी जाती है इस तरीके की झीलें, लेक्स, और भागड़ा नंगल परियोजना। नेक्स्ट आता है झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय जब अधिक वर्षा होती है तो उस टाइम पर यह बाढ़ को रोकती है और सूखे के मौसम में पानी के बहाव को संतुलित करने में भी सहायता करती है। झीलों का उपयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है और ये आसपास के क्षेत्रों को आसपास के क्षेत्रों की जो जलवायु है, क्लाइमेट है, उसको सामान्य बनाती है। जलीय पारितंत्र को सुरक्षित रखती है और झीलों की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन को बढ़ाती है और हमें मनोरंजन प्रदान करती है। मीन्स झीलें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, पर्यटन को तो आकर्षित करती ही है और उसके अलावा भी झीलों का अनेक चीज़ों में यूज़ किया जाता है, झीलों के पानी का, ठीक है। आगे चलती हैं नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। तो संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जो जल है, तो नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए भी नदियों का पानी यूज़ होता है। आप इतने बड़े तो हो, आप सबको पता है नदियाँ कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नदियों के तट ने प्राचीन काल से आदिवासियों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं, किंतु भारत जैसे देश के लिए जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए एग्रीकल्चर पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन और जल विद्युत निर्माण में भी नदियों का महत्व बहुत अधिक है, ठीक है। यहाँ पर एक राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के बारे में भी बताया गया है, NRCP। देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान यानी GAP के साथ आरंभ हुआ था। 1985 में गंगा एक्शन प्लान के साथ ही नदी सफाई कार्यक्रम शुरू हुआ था भारत देश में और वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। नदियाँ भारत देश में जल का प्रमुख स्रोत है। NRCP का उद्देश्य नदियों के जल में प्रदूषण को कम करके उस जल की गुणवत्ता में सुधार लाना है, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना है। तो आपको NRCP के बारे में पता होना चाहिए। NRCP क्या है? राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना। कब इसका शुभारंभ हुआ? 1985 में और 1995 में इसके तहत नदियों को जोड़कर गंगा कार्य योजनाओं का विस्तार भी किया गया। नेक्स्ट आता है नदी प्रदूषण। आप सबको पता है एग्रीकल्चर हो रहा है, उसमें तो हमारी नदियों का पानी फिर भी इतना अधिक प्रदूषित नहीं होता, पर हमारे कारखाने हैं, उद्योग है, इंडस्ट्रीज़ है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन है और हमारे घरेलू कामों में भी हम पानी को यूज़ करते हैं और इस सभी यूजेस के कारण, प्रयोगों के कारण कहीं ना कहीं जो पानी उसकी गुणवत्ता घट रही है और नदियों में जो भी अधिक जल की निकासी होती है नदियों से और उनका आयतन भी घटता जाता है, यानी नदियों से पानी यूज ज़्यादा हो रहा है और फिर वो जो पानी निकलता है फिर वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, जिससे नदियों का पानी प्रदूषित होता जा रहा है। तो इस प्रकार से प्रदूषण है और अपरिष्कृत कचरा है जो उद्योगों का, वो नदियों में डाला जा रहा है, जिससे नदियों के जल की गुणवत्ता
अच्छी नहीं रह रही है, बल्कि नदी के स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित कर रहा है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में जो गंगा का जल है वो 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता। अनेक नदियों में प्रदूषण का जो स्तर है, जो लेवल है, वो बढ़ता जा रहा है और नदियों में भी बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं, अनेक योजनाएं भी लागू की जा रही हैं। क्या आपने कभी ऐसी योजनाओं के बारे में सुना है? नदी को प्रदूषित जल से हमारा स्वास्थ्य है, ये आपके एनसीईआरटी स्टूडेंट्स के लिए वर्क है। तो यहाँ पर भाई आपका चैप्टर कंप्लीट होता है अफवाह, जिसमें हमने हिमालय नदी तंत्र पढ़ा और इसके साथ साथ हमने प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को कवर अप किया। तो यहाँ पर मैं आज आपको प्रायद्वीपीय नदी तंत्र दिखा देती हूँ। प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन सी रिवर्स हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक तो ये आपकी देखो, ये रही नर्मदा, और नर्मदा के साथ साथ में ताप्ती, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती। और यहाँ पर ये है गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, ठीक है, गोदावरी। ये है महानदी, महानदी, और ये है आपकी कृष्णा, और ये है कावेरी। तो ये मेन रिवर्स तो ये हैं। और इनके ऊपर जैसे कृष्णा के ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है नागा अर्जुन सागर, ये बांध है, निजाम सागर बांध गोदावरी, ठीक है। ये रही कोलेरू झील, पुलिकट झील जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ती हैं, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील जो कि उड़ीसा में पड़ती हैं, और इसके साथ साथ वेबनांद झील ये आपकी केरल में पड़ती हैं, ठीक है। तो ये था आपका प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो आपको जो आपका चैप्टर है आज की क्लास 9 के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो यहाँ पर कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं। तो कोई पहला क्वेश्चन है, वूलर झील किस राज्य में है? तो मैंने आपको बताया था जम्मू कश्मीर में भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो नर्मदा नदी का उद्गम आपका मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से है। तो राइट आंसर रहेगा अमरकंटक। थर्ड इज, निम्न में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? सांबर। तो पहला ही ऑप्शन इज राइट, सांबर एक लवण यानी खारे पानी वाली झील है जिससे नमक भी बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो भाई दक्षिण भारत की पूछी गई है, प्रायद्वीपीय भारत की। तो राइट आंसर रहेगा गोदावरी, और कितनी लंबाई है? 1465 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भारत की 2 रिवर्स है जो भ्रंश घाटी से बहती है, नर्मदा और ताप्ती। तो राइट आंसर रहेगा ताप्ती। तो ताप्ती नदी भारत की भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको चैप्टर पूरा समझ में आ गया और क्वेश्चंस भी, ठीक है। तो फिर मिलेंगे, तब तक आप इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह कवर अप कर लेना। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।